स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम जिस लेसन को पढ़ने वाले हैं उस लेसन का नाम है पी ब्लॉक के तत्व। 12th क्लास का ये यूनिट नंबर 7 है, पी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से, और इससे बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 से 7 नंबर का पूछा जाता है। आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि हम सभी लोगों ने तत्वों को उनके गुणों के आधार पर कई भागों में कई तरह से वर्गीकृत किया है। एंड फाइनली जो हम लोगों को आवर्त सारणी मिली, जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनी हुई थी, उस आवर्त सारणी को हम सभी लोगों ने बोला था दीर्घाकार आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी में हम सभी लोगों ने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा था, और ये आवर्त सारणी आप सभी लोगों ने पढ़ी हुई थी। ये आवर्त सारणी कुछ इस तरह से थी। देखो, हमें आवर्त सारणी नहीं पढ़नी है, इसलिए मैंने इसका एक डायग्राम भर बनाया है। इस डायग्राम से मुझे जो चीज़ें समझानी है मैं उतनी चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ। ये आवर्त सारणी आप सभी लोगों ने देखी होगी। इस आवर्त सारणी को आप सभी को पता है कि हम 4 ब्लॉकों में बांटते हैं। ये इधर वाला कहलाता है एस ब्लॉक, इस साइड वाला हिस्सा कहलाता है पी ब्लॉक, ये वाला हिस्सा कहलाता है डी ब्लॉक, और ये जो बाहर रखा हुआ है इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो हमारी जो आवर्त सारणी थी, उस आवर्त सारणी को हम लोगों ने 4 ब्लॉकों में बांटा था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इन चारों ब्लॉकों में से जो हम लोगों को क्लास 12th में डिस्कस करना है उसका नाम है पी ब्लॉक। हमने ये पी ब्लॉक को सेपरेट करके आपके सामने यहाँ बनाया हुआ है। आप सभी लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स किन को कहते हैं। देखो, ये जो पी ब्लॉक है ये सारा बना हुआ है। मैं अभी एक एक करके आपको डिस्कस कर रहा हूँ। मैं अपने क्वेश्चंस पर यहाँ से शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि किन एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि हमारे पास जो भी तत्व दिया हुआ है, मान लो हमें नहीं पता है कोई तत्व ऐसा है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, हमें नहीं पता है कि उसका परमाणु क्रमांक कितना है। तो हमने क्या काम किया, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। मान लो कोई तत्व X है, इसका परमाणु क्रमांक 17 है। इसका जब हम विन्यास लिखेंगे तो विन्यास लिखने का तरीका आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। चेक कर लीजिएगा। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का विन्यास हमने लिखा, और इस विन्यास में हम लोगों ने देखा कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ये 3p सब शेल में प्रवेश कर रहा है, 3p में जा रहा है, मतलब p में जा रहा है। तो इसी तरह से हम और दूसरे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, और हम ये कंक्लूज़न निकालते हैं कि वे सभी तत्व जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश के पी उपकोश में प्रवेश पाते हैं उन्हें हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर आप और देख लीजिए। सपोज दैट हमारे पास कोई तत्व Y है जिसका परमाणु क्रमांक सपोज दैट 35 है। अब हमें इसका विन्यास लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 एंड 4p5। आप खुद से चेक करो, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रवेश पाता है, 4p में, मतलब p उपकोश में। ये 4th शेल है और p उसका सबशेल है। आप लोगों ने शेल, सबशेल, कक्षाएं, उपकक्षाएं, कोश, उपकोश, इनको 11th क्लास में पढ़ा होगा। मैं यहाँ पर कंसाइज वे में आपको बता रहा हूँ कि वे सभी तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर यदि उनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्षा के, मतलब बाहरी कक्षा के पी उपकोश में प्रवेश पाते हैं तो उन सभी तत्वों को हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि जो पी उपकोश होता है, जो हमारे पास पी उपकोश होता है, या कहें तो पी सबशेल होता है, उस सबशेल में हमारे पास 3 कक्षक होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब हर एक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब हमारे पास जो पी उपकोश है इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन
हो सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसलिए हम सभी लोगों ने पी ब्लॉक को 6 वर्गों में बांट दिया है। देखो यहाँ पर पहला वर्ग है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। पी ब्लॉक को हमने 6 वर्गों में बांटा हुआ है, जिनके नाम जो हैं वो क्या होते हैं, वर्ग संख्या 13, वर्ग संख्या 14 है, वर्ग संख्या 15 है, वर्ग संख्या 16 है, वर्ग संख्या 17 है और वर्ग संख्या 18 है। इनके कुछ पुराने नाम भी हैं, आपको दोनों तरीके से नाम याद होने चाहिए। वर्ग संख्या 13 को हम 3rd ए बोलते हैं, वर्ग संख्या 14 को हम 4th ए बोलते हैं, 5th ए बोलते हैं, 15 को 6th ए बोलते हैं, वर्ग संख्या 16 को, 17 को हम 7th ए बोलते हैं और वर्ग संख्या 18 को हम शून्य समूह कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि पी ब्लॉक के तत्वों को कितने वर्गों में बांटा गया है। आंसर है 6 वर्गों में बांटा है और इन 6 वर्गों के नाम आप लोगों ने देख लिए, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और इसके पुराने नाम क्या हैं वो भी आने चाहिए आपको। 3rd ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए और 0 ग्रुप। अब हम बात करते हैं कि इन सभी तत्वों में जो फर्स्ट एलिमेंट हैं उसको हम देखो। यहाँ पर एक चीज़ और जानने वाली है कि जो हीलियम है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। इसका जब हम विन्यास लिखते हैं तो आता है 1s2। कहने का मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में है, s उपकोष में है। मगर फिर भी हमने इसको s ब्लॉक में नहीं रखा है, इसको हमने कहाँ रखा है, p ब्लॉक में रखा है। ये एक अपवाद है। क्यों रखा है p ब्लॉक में, क्योंकि p ब्लॉक में जहाँ पर हीलियम को रखा है वहाँ पर हमने अक्रिय गैसें रखी हुई हैं और अक्रिय गैसों जैसे गुण हीलियम के भी होते हैं, हीलियम भी अक्रिय गैस है, इसलिए हमने गुणों को प्राथमिकता दी, विन्यास को प्राथमिकता नहीं दी, इसलिए हमने हीलियम को वहाँ पर रखा हुआ है। बाकी सभी तत्वों में आप पाओगे कि आखिरी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश पा रहे हैं और सारे के सारे तत्वों को हमने कुल 6 वर्गों में बांटा है, नाम क्रमशः लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास पी ब्लॉक है, उस पी ब्लॉक में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके आधार पर हम इसको किस तरह से याद रखते हैं। देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट है बोरॉन, तो इसको हम पढ़ते हैं बोरॉन फैमिली। इसका नाम है कार्बन, तो इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली। बोरॉन परिवार और कार्बन परिवार आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो, क्लास 11th में आप इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे जो 12th क्लास में डिस्कस करेंगे उसका नाम है नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, इसको हम बोलते हैं हैलोजन। इसका नाम होता है हैलोजन। क्यों बोलते हैं हम आगे सिखाएंगे। और यहाँ पर जो तत्व हैं इनको हम बोलते हैं अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें। ठीक है, अक्रिय गैसें क्यों कहते हैं हम आगे आंसर देंगे। बट यहाँ पर बोरॉन परिवार, कार्बन परिवार 11th क्लास का पोर्शन है। हम लोगों को 12th में नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हैलोजन परिवार और अक्रिय गैसों को कलेक्टिवली पढ़ना है। ये हमारे 12th क्लास का टॉपिक है। अब हमें एक चीज़ और यहाँ पर सीखनी चाहिए कि क्या पी ब्लॉक में सारी की सारी अधातुएँ हैं या फिर पी ब्लॉक में सारी की सारी धातुएँ हैं, क्या है कैटेगराइज, किस तरह से हम इसको बांटेंगे। तो आप याद रखिए कि पी ब्लॉक जो है वो बहुत वर्सटाइल होता है, बहुत ज़्यादा भिन्नता वाला होता है। इसमें अधातु भी हैं, धातु भी हैं और कुछ तत्व ऐसे हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम बोलते हैं उपधातु। तो हमने यहाँ पर 3 कलर से इनको दिखाया हुआ है। देखो जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है ये है उपधातु। देखो आप सभी को पता है धातुएं क्या होती हैं। धातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाती हैं, विद्युत ऊष्मा की सुचालक होती हैं, तन्यता का गुण प्रदर्शित करती हैं, आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित करती हैं। ये सारी चीज़ें आपने धातुओं में पढ़ी होंगी, इनकी अपनी स्वयं की चमक होती है एटसेट्रा वगैरह, कई सारी चीज़ें आप 11th क्लास में सीख चुके हो। और अधातुएं क्या होती हैं, जो मुख्य तौर पर ऋणायन बनाती हैं, उनको हम अधातु की श्रेणी में रखते हैं। और भी अधातुओं के ढेर सारे गुण हैं जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं या कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो मेटल की तरह भी गुण प्रदर्शित करते हैं और नॉन मेटल की तरह भी गुण प्रदर्शित करते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स या उनको हम बोलते हैं उपधातु।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कौन से तत्व हैं जो उपधातु की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर हमको याद रखना है कि पी ब्लॉक के 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो उपधातु की श्रेणी में रखे जाते हैं। वो एलिमेंट्स कौन से हैं उसको आप याद रखिएगा। उपधातु जो मेटलॉइड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी और सेलेनियम और टेल्यूरियम। ये 6 उपधातुएं होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपधातु के आगे जो ब्लू कलर से बना हुआ है वो सब अधातु हैं और जो ब्लैक कलर से बना हुआ है वो सभी क्या हैं? धातु हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं जनरल पी में। जनरल पी ब्लॉक में अब हम बात कर लेते हैं कि पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। देखिए, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, हो सकता है कुछ बच्चों को इसके बारे में ना पता हो। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप ऐसे समझिए कि जो संयोजी कोश होता है, संयोजी कोश भी आप ऐसा समझ लीजिए कि नाभिक के चारों ओर कई कक्षाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो जो कक्षा सबसे बाहर की है, मान लो पहली कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन है, तीसरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन है और चौथी में भी इलेक्ट्रॉन है। तो जो सबसे बाहर की कक्षा है वो कौन सी है? चौथी। कहोगे 5वीं कक्षा है मगर इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें, तो हमें 5वीं कक्षा को नहीं लेना है। सबसे बाहर की वह कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसको हम बोलते हैं संयोजी कक्षा या उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। और संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के विन्यास को लिखना हम कहलाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम बोलते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको याद रखना है कि जो पी ब्लॉक होते हैं उनका जो सामान्य विन्यास क्या होता है? NS2 NP1 से लेकर 6 तक। ध्यान से समझिएगा। ये कहोगे कैसे लिख दिया है NS2 NP1 से लेकर 6 तक? तो देखो, आपने 11वीं क्लास में विन्यास लिखना सीखा था, फिर भी मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर करता हूँ। देखो, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ नाइट्रोजन परिवार का, ध्यान से समझिएगा जिससे आपको आगे दिक्कत ना आए। हमने नाइट्रोजन परिवार के कुछ एलिमेंट ले लिए। हमने पहला एलिमेंट लिया नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक था 7। हमने इसका विन्यास लिखा, आपने देखा 1s2 2s2 एंड 2p3। अब आपसे पूछा इसमें बताओ कितनी कक्षाएं हैं? आपने कहा ये पहली कक्षा है और ये दूसरी कक्षा है, तो ये हमारी दूसरी कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो दूसरी कक्षा ही हमारी कैसी है? संयोजी कक्षा है। फिर हमने उसके नीचे का लिखा फास्फोरस, जिसका परमाणु क्रमांक था 15। हमने इसका विन्यास लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। ये पहली कक्षा थी, ये दूसरी कक्षा थी और ये तीसरी कक्षा थी। संयोजी कक्षा कौन सी है? तीसरी। इस विन्यास को अगर हम अक्रिय गैसों के रूप में लिखें तो हम इसकी जगह पर, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? हीलियम। और आगे क्या लिखना चाहिए? 2s2 2p3। इस विन्यास को अगर हम अक्रिय गैसों के रूप में लिखें तो ये टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम बोल सकते हैं नियोन। अक्रिय गैस कौन सी है? जिसमें परमाणु क्रमांक 10 होता है, नियोन। और आगे क्या हो जाएगा? 3s2 3p3। उसके बाद हम एक और ले लेते हैं आर्सेनिक। इसका परमाणु क्रमांक होता है 33। अगर हम इसका विन्यास लिखेंगे तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p3। ये विन्यास हमारा आएगा। इसको अगर हम अकॉर्डिंग टू शेल अरेंज करें तो ये फर्स्ट शेल है, तो हमने क्या लिखा? 1s2। फिर ये सेकंड शेल है तो हमने क्या लिख दिया? 2s2 2p6। फिर ये थर्ड शेल है, थर्ड शेल में s भी है, p भी है और d भी है, तो हमने क्या लिखा? 3s2 3p6 एंड 3d10। और फिर लास्ट में फोर्थ शेल है 4s2 एंड 4p3। तो आप देखो इसमें कुल कितने शेल हैं? पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल और चौथा शेल। तो इसमें आखिरी शेल कौन सा है? 4s2 4p3। अगर हम इसको अक्रिय गैसों के रूप में लिखें तो देखो हीलियम हो गया, नियोन हो गया। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अक्रिय गैस है, हीलियम और नियोन के बाद कौन सी है? आर्गन। तो आर्गन का परमाणु क्रमांक तो केवल 18 होता है, तो हम 18 के बाद देखेंगे 2 4 10 12 6 18 तो हो गए। उसके बाद ये भी बच गया 3d10, मगर ये तो तीसरी कक्षा है। और बाहर कौन सा है? 4s2 4p3।
हमें केवल आखिरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए, संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए, तो हम 3d10 और आर्गन को छोड़ देंगे, बाकी विन्यास को हम देखेंगे। तो हमने क्या देखा, नाइट्रोजन में 2s2 2p3, फास्फोरस में 3s2 3p3, आर्सेनिक में 4s2 4p3, और अगला वाला जो लिखेंगे तो उसमें 5s2 5p3, और अगला वाला लिखेंगे तो उसमें 6s2 6p3 आएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हम इस विन्यास को ऐसे लिख दें NS2 NP3, N की वैल्यू बदलते जाइएगा, N की वैल्यू 2 रख दीजिएगा तो ये आ जाएगा, 3 रख दीजिएगा तो ये आ जाएगा, 4 रख दीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम नाइट्रोजन परिवार का, नाइट्रोजन फैमिली का अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, तो हम क्या पाएंगे, NS2 NP3 इसका मान होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, नाइट्रोजन परिवार का। अगर मान लो हम ऑक्सीजन परिवार का लिखते तो यहाँ पर संयोजी कक्षा में 5 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 6। आप चेक भी कर लो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। इसका विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4। तो आप बताओ लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना। इसी तरह से ऑक्सीजन परिवार का अगर हम लिखते तो नाइट्रोजन की जगह अगर हम ऑक्सीजन फैमिली का लिखते तो क्या हो जाता है, NS2 NP4। फिर जब हम हेलोजन का लिखते तो NS2 NP5। फिर हम अक्रिय गैसों का लिखते तो NS2 NP6। अगर हम बोरॉन परिवार का लिखते यहाँ वाला, तो बोरॉन में 1 इलेक्ट्रॉन आता P में, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो P ब्लॉक है उसमें NS2 की वैल्यू तो फिक्स है, बदल नहीं रही है, मगर NP मतलब P में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 से लेकर 6 तक बदल जाते हैं। तो ये पूरे के पूरे P ब्लॉक का हमारा क्या हो जाएगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि P ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, NS2 NP 1 से लेकर 6। तो हमने देखा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे याद रखेंगे। आई थिंक आप लोगों को इतने क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन परिवार की, क्योंकि हमें 12th क्लास के टॉपिक में जो जहाँ से स्टार्ट करना है वो है नाइट्रोजन परिवार। तो देखते हैं नाइट्रोजन परिवार में हम किस तरह से इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन फैमिली की। नाइट्रोजन परिवार में जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं उनके नाम आपको पता होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है। नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक है 7, फास्फोरस जिसका परमाणु क्रमांक है 15, आर्सेनिक जिसका परमाणु क्रमांक है 33, एंटीमनी जिसका परमाणु क्रमांक है, बताइए कितना होता है एंटीमनी, इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 51, और बिस्मथ जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 83। ये हमारे पास परमाणु क्रमांक हमने लिख दिए। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से क्रिएट होता है। सबसे पहले आप समझिएगा मैं क्वेश्चन किस तरह से आता हूँ। हमारा क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन परिवार में इन तत्वों को रखा गया है। इन्हीं तत्वों को क्यों रखा गया है, तो नो डाउट इनके गुणों में समानता होगी, इनके भौतिक गुण कुछ समान होंगे, कुछ रासायनिक गुण समान होंगे, कुछ ना कुछ तो समानता होगी। और एग्जैक्टली नहीं है कि समानता ही हो, पूरी तरह से 100% समानता हो, तो कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन भी होगा, चेंजेस भी होगा, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन परिवार में कौन से तत्वों को रखा गया है और क्यों रखा गया है। तो इसका आंसर देने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि हम ब्रीफ में अभी जस्ट लिखना मैंने सिखाया है, उसी तरह से लिख रहा हूँ। इसका विन्यास क्या हो जाएगा, हीलियम 2s2 2p3, आगे क्या हो जाएगा, नियॉन 3s2 3p3, आर्सेनिक का विन्यास क्या हो जाएगा, आर्गन 3d10 4s2 4p3, इसका हो जाएगा क्रिप्टॉन 4d10 4s2 4p3। चेक कर लीजिएगा 36 होता है क्रिप्टॉन का, 36 और 10 46 एंड 2 48 एंड 3 51, ठीक है। और उसके बाद जीनॉन, इसका होता है 54, ठीक है, 54 4f14 5d10 6s2 एंड 6p3। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख कर देख लीजिएगा, ठीक है। हमने अक्रिय गैसों को सीक्वेंस में लिखना है
हीलियम के बाद नियॉन के बाद आर्गन के बाद क्रिप्टन के बाद जेनन। ठीक है, तो जेनॉन में परमाणु क्रमांक 54 होता है, 54 होता है। 54 में 14 ऐड करो, 10 ऐड करो, 2 ऐड करो, 3 ऐड करो, तब टोटल जाकर के 83 निकलेगा। तो इस तरह से हमने सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखें तो आखिरी कक्षा का जो विन्यास है वो है चेक करो। तो आप क्या देखोगे, पहले वाले में क्या आया, सॉरी मैं यहाँ गलत लिख गया, 5s2 5p3 होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सामान्य इसका विन्यास क्या हो गया, ns2 np3। तो हम क्या लिखेंगे कि नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ एलिमेंट्स को रखा गया है। इन सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर हम यह पाते हैं कि आखिरी इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश के पी उपकोश में प्रवेश पा रहा है। देखो ये संयोजी कोश मतलब दूसरा कोश के पी में पा रहा है, ये तीसरे कोश के पी में, ये चौथे कोश के पी में, ये पांचवें कोश के पी में, ये छठवें कोश के पी में। तो इन सभी तत्वों में आखिरी इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश के पी उपकोश में प्रवेश पा रहे हैं, इसलिए इनको पी ब्लॉक में रखा गया है। और इनके जो सामान्य विन्यास है वो क्या है, ns2 np3 है। सभी के विन्यास एक समान है, इसलिए सभी तत्वों को एक साथ रखा गया है पी ब्लॉक में, और इस फैमिली को हम बोलते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व। अब हमें ये चीज़ देखनी होगी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता है तो क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है इसलिए इनके भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण में समानता के साथ साथ क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है, ध्यान से समझना है। देखो समानता भी है, समानता क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है। और क्रमिक परिवर्तन का मतलब है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे थोड़ी देर से सोचो कोई छोटा बच्चा है और वो बड़ा हो गया, तो रहेगा तो वो व्यक्ति वही, चाहे वो छोटा हो तो भी वो होगा और बड़ा होगा तब भी वो होगा। मगर देखा होगा छोटा बच्चा है तो उसके दांत नहीं थे, मगर जब बड़ा हो गया तो उसके दांत आ गए, तो इसका मतलब उसमें चेंजेस भी आ रहे हैं। तो सेम चीज़ यहाँ हुई, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ नीचे आएंगे तो समानता तो वो रहेगी। क्यों समानता रहेगी, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, मगर साथ ही साथ हम देखेंगे कि उनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन भी होता है। तो वो क्रमिक परिवर्तन क्या है उनके बारे में हम समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें तो इनका जो धात्विक गुण है उसको चेक करते हैं। पहला है धात्विक गुण, या कहें तो मेटेलिक कैरेक्टर। देखो धात्विक गुण को आप वैसे समझ लो, नाइट्रोजन और फास्फोरस ये क्या है, अधातु हैं, नॉन मेटल हैं। उसके बाद आर्सेनिक एंड एंटीमनी ये क्या है, उपधातु हैं, मतलब देखो थोड़ा सा धात्विक गुण आने लगा है। और नीचे लास्ट में आएगा बिस्मथ, ये क्या है, धातु है। तो हमने देखा कि अधात्विक लक्षण ऊपर से नीचे आने पर घट रहा है, या कहें तो धात्विक लक्षण ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है। तो इस तरीके के चेंजेस को बोलते हैं ग्रेजुअल चेंज, है जिसको हम बोलते हैं क्रमिक परिवर्तन। तो ये हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो इसी तरह के परिवर्तनों को हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के गुणों पर अब हम बात कर रहे हैं। उनमें हम सबसे पहले भौतिक गुणों की बात करेंगे। देखो भौतिक गुण कई सारे हैं। अभी मैं सबसे पहले जिस भौतिक गुण को डिस्कस कर रहा हूँ उसका नाम है भौतिक अवस्था, या जिसको हम बोलते हैं फिजिकल स्टेट। तो देखो फिजिकल स्टेट के बारे में आप पहले समझ लो कि जो नाइट्रोजन है वो एकमात्र है जो किस अवस्था में होता है, गैस। और बाकी जो भी एलिमेंट हैं, फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो या बिस्मथ हो, ये बाकी जितने भी एलिमेंट हैं ये सब क्या होते हैं, सॉलिड, ठोस अवस्था में होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि नाइट्रोजन गैस क्यों है और बाकी सब ठोस क्यों है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा उनकी आणविक अवस्था। आणविक अवस्था का मतलब है कि जो मुक्त अवस्था में नाइट्रोजन होती है वह किस अवस्था में रहती है, N2, और जो फास्फोरस होता है वह किस अवस्था में होता है, P4। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि प्रकृति में नाइट्रोजन N2 के रूप में मिलती है जबकि फास्फोरस P4 के रूप में क्यों मिलता है।
तो आप इसका आंसर ऐसे समझिए। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि जो नाइट्रोजन का जो साइज है, जो आकार है, वह क्या है, कम है, छोटा है। नाइट्रोजन का जो आकार है वह कैसा है, छोटा होता है। नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है, ये सब आपने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वह क्या है, अधिक है। आकार छोटा है और विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। इसी वजह से जो नाइट्रोजन है वह गुणित बंध बनाता है। क्या बनाता है, गुणित बंध बनाता है। गुणित बंध का मतलब है मल्टीपल बॉन्ड, मतलब सिंगल के अलावा डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है। अब आप बताओ नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7। इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। मतलब नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हैं उसकी संयोजी कक्षा में। अगर इस नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूरा करना पड़ेगा तो ये 3 बॉन्ड एक साथ बना सकता है। तो ये क्या बनाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, एंड फाइनली हमको क्या मिल जाता है, N2। तो N ट्रिपल बॉन्ड N क्यों बना पा रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन का आकार छोटा है, विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है। जिन तत्वों का आकार छोटा और विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है वो मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। मल्टीपल बॉन्ड बनाना उनके लिए आसान होता है और ट्रिपल बॉन्ड बना करके वो किस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, N2 को। जब हम बात करते हैं फास्फोरस की, तो देखो हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, नाइट्रोजन से नीचे आ रहे हैं। तो जो फास्फोरस है इसका जो साइज़ है वह कैसा होता है, बड़ा होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, साइज़ थोड़ा बढ़ जाता है। और इसकी जो फास्फोरस की जो विद्युत ऋणात्मकता है वह भी कम हो जाती है। विद्युत ऋणात्मकता का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फास्फोरस जो होता है वह गुणित बंध का निर्माण नहीं कर पाता, और जब गुणित बंध का निर्माण नहीं कर पाएगा तो P ट्रिपल बॉन्ड P नहीं बनेगा। अब जब P ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा तो फास्फोरस सोचेगा कि हमको तो अपना अष्टक पूरा करना है, तो हमें तो 3 बॉन्ड बनाने हैं। इसी तरह से हर एक फास्फोरस सोचेगा कि उसको 3 बॉन्ड बनाने हैं, एंड फाइनली एक फास्फोरस 3 नए फास्फोरस से कनेक्ट होकर के 4 फास्फोरस के परमाणु आपस में जुड़ करके P4 अणु का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए प्रकृति में फास्फोरस जो होता है वो किस रूप में पाया जाता है, P4 के रूप में पाया जाता है। P4 के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि नाइट्रोजन बहुत कम क्रियाशील है, मतलब निष्क्रिय की तरह बिहेव करती है, और फास्फोरस बहुत ज़बरदस्त क्रियाशील होता है। तो क्या कारण है कि नाइट्रोजन कम क्रियाशील है और फास्फोरस ज़्यादा क्रियाशील है, इसका आंसर हम आगे क्लियर करेंगे। बट अभी एटलीस्ट आपको ये समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन किस रूप में मिल रही है, N2, और फास्फोरस किस रूप में मिल रहा है, P4। अब इसी चीज़ से आंसर हमारा निकल आएगा। अब देखो नाइट्रोजन का जो अणुभार है, नाइट्रोजन का जो अणुभार है, मॉलिक्यूलर वेट है, वह कितना होता है, N का होता है 14, तो 2 × 14 दैट इज़ 28। और जो फास्फोरस का जो अणुभार है वह क्या हो जाएगा, फास्फोरस में फास्फोरस P का परमाणु भार होता है 31 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 124। तो हम देख रहे हैं नाइट्रोजन अणु का अणुभार कितना है, 28। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा है, उसका अणुभार कम है, तो नाइट्रोजन के बीच में जो लगने वाला बल है दैट इज़ वॉन्डरवॉल फोर्स है। वॉन्डरवॉल फोर्स जो होता है, जिसको हम बोलते हैं वॉन्डरवॉल बल, वॉन्डरवॉल बल, इसका मान क्या होता है, कम होता है। देखो वॉन्डरवॉल बल जो है वो साइज बड़ा होने पर ज़्यादा लगता है, अणुभार ज़्यादा होने पर ज़्यादा लगता है, मगर यहाँ नाइट्रोजन का तो आकार भी छोटा है और नाइट्रोजन का अणुभार भी कम है, इसलिए वॉन्डरवॉल बल कम लगेगा, और जब बल कम लगेगा तो अणु दूर दूर होंगे, इसलिए नाइट्रोजन गैस अवस्था में मिलती है। मगर जब हम बात करते हैं फास्फोरस की, तो फास्फोरस का अणुभार ज़्यादा होता है, इसके अणु बड़े होते हैं, इनके बीच में वॉन्डरवॉल बल का मान ज़्यादा लगता है, और इसी वजह से जो फास्फोरस होता है वह प्रकृति में ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट भौतिक गुण की बात अगली क्लास में करेंगे।